So very brief summary of last lecture. हाँ जी, what are some crucial properties of charge? Number 1, similar charges repel whereas opposite point charges attract. Good. Number 2 would be quantization of charge. Thirdly, conservation of charge. Okay. Number 4, charge cannot exist without mass, although mass can exist in uncharged state. Okay, that's good. 5th, very good, charge is independent of velocity of charged particle. So कोई पार्टिकल रेस्ट से c/2 स्पीड पर एक्सेलरेट हो गया, चार्ज फिर भी सेम रहेगा, है ना, जबकि मास पे क्या इम्पैक्ट होगा, mass will increase. Okay, so with this thing in mind, now we know कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं. अगला चैलेंज है टू अंडरस्टैंड कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करें. सपोज ये प्लास्टिक का पेन है और फिलहाल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. हाउ टू चार्ज दिस? सो मूविंग टू नेक्स्ट हेडिंग, चार्जिंग अ बॉडी. सो अभी भी थोड़ा थ्योरी ही चल रही है. आज के लेक्चर के एंड में हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चल पड़ेंगे होपफुली. सो द फैक्ट इज, एक बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके हैं. तीनों को बहुत डिटेल में समझना है. सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन. सिर्फ ये फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, अभी सेकंड और थर्ड ना लिखिए. देन विल हैव चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ऑल्सो. लेकिन फिलहाल सिर्फ पॉइंट 1 लिख लेते हैं. Okay, so charging by conduction, very simple article. और इस आर्टिकल में बेसिकली क्या होने वाला है कि we are having a neutral body. लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ फ्रॉम द नेक्स्ट आर्टिकल. वो जो न्यूट्रल बॉडी है वो मेटालिक है. अब यू नो मेटल्स में और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है. मेटल्स हैव इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट, और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो, लेकिन फ्री नहीं हैं, वो बाउंड हैं, वो इनर मोस्ट शेल्स में क्रिस्टल लेटिस के साथ बाउंड हैं. एंड देयरफॉर द फैक्ट इज कि वी आर गोइंग टू चार्ज अ बॉडी बाय कंडक्शन, और वो बॉडी कैसी है, मेटेलिक है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर. सो बाकी 2 पॉइंट्स बाद में लिखेंगे, पहले चार्जिंग बाय कंडक्शन समझ लेते हैं. सो एज्यूमिंग कि आपके पास ये एक मेटल स्फीयर है, फिलहाल न्यूट्रल है. इसे चार्ज करने के लिए आपके पास एक चार्ज्ड रॉड अवेलेबल है. सो देखिए, या कोई चार्ज्ड बॉडी अवेलेबल है. सो इस बॉडी के ऊपर ये प्लस के निशान लगाए हैं, जस्ट टू शो दैट इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. हाँ जी अंशुल, इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज्ड कैसे किया होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए होंगे या रिमूव? रिमूव, वेरी गुड. न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हुए होंगे. ओके, सो हमारा पर्पस है लेफ्ट वाली बॉडी को चार्ज करना. तो सिंपली दोनों बॉडीज गुड कंडक्टर हैं, है ना. सो दोनों को जेंटली कांटेक्ट में ले आइए. सो आई रिपीट, कांटेक्ट में ले आइए, लेकिन रब मत कीजिए, है ना, सिर्फ कांटेक्ट में ले आइए. और ऐसे में क्या होगा, लेट अस सी. दोनों को कांटेक्ट में लाए. अब मैं एक बड़ा इजी केस इमेजिन करके चल रहा हूं कि दोनों स्फीयर्स का रेडियस इक्वल है, बिल्कुल सिमिलर है. अगर ऐसा होगा तो सेकंड बॉडी का 50% चार्ज फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा. अब इस बॉडी को हटा लीजिए, हमारी बॉडी हो गई चार्ज्ड. तो इसी मेथड ऑफ चार्जिंग का क्या नाम है? चार्जिंग बाय कंडक्शन. हाँ जी कुंजल, क्लियर हो रहा है बेटा? एंड सो इस मेथड ऑफ चार्जिंग में 2 स्पेशल चीज़ें.
देखिए पहले तो हम एक बहुत जनरल चीज़ का एक स्पेशल केस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे चार्ज का फ्लो हुआ, कंपेयर विद द फ्लो ऑफ हीट। एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट में लाइए सफिशिएंट टाइम तक, हीट फ्लो करेगी जब तक क्या सेम नहीं हो जाता, टेम्परेचर। वेरी गुड। यहाँ पर भी हम देखेंगे दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाएं, चार्ज फ्लो होगा जब तक क्या सेम नहीं हो जाता, नहीं, पोटेंशियल, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल ये एक स्पेशल केस था कि अगर दोनों के रेडियस इक्वल हैं तो चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, है ना। सिमिलरली लेटर ऑन विल सी कि अगर रेडियाई इक्वल ना होते फिर मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, फिर चार्जेस इक्वल ना आते, है ना। सो इस मेथड ऑफ चार्जिंग में हमने दो चीज़ें ऑब्जर्व की। पहला तो ये कि इन दिस स्पेशल केस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन द टू बॉडीज आर ब्रॉट इनटू फिजिकल कांटेक्ट, तब जाके चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। सेकेंडली फाइनली इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, उस पे भी पॉजिटिव, क्या दोनों बॉडीज पर सेम साइन का चार्ज है, इजंट इट। इसी तरह न्यूट्रल बॉडी के साथ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को टच करते तो दोनों पे कैसा चार्ज आ जाता, नेगेटिव, एंड सो ऑन। सो फाइनली दोनों बॉडीज पे सिमिलर साइन का चार्ज है। हाँ जी, सही बात है। और थर्ड पॉइंट दैट विल फाइंड आउट कि इनिशियली इस बॉडी पर 8 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज था, अब 4 यूनिट्स इस पे, 4 यूनिट्स इस पे। इज देयर एनी लॉस ऑफ चार्ज? नॉट एट ऑल। वो तो वैसे भी नहीं हो सकता, बिकॉज यू नो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इजंट इट। सो इसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया 3 लाइनें लिखी हैं, हम भी वही लिख लेते हैं। कभी भी बोर्ड में आए विल राइट द एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज, क्योंकि सेफ साइड क्या है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर, नमस्कार, बैठिए। जी सर, क्लास के बाद मिलता हूँ आपसे सर। क्या नाम है बेटा आपका? देवेश। अच्छा, बैठिए। ओके, थोड़ा सा भी आपने फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया, बट कोई बात नहीं। एंड सो द फैक्ट इज कि फिर से चीज़ें लिखने से पहले एक बार शुरू से देखते हैं। व्हाट आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी? नंबर 1 इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो मेथड क्या है? एक न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर को कंसीडर किया और आपने एडवांस में डिसाइड कर लिया कि इसे कैसा चार्ज देना है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज देना है तो दूसरी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ले आइए, दोनों बॉडीज को जेंटली टच कर दीजिए, सेकंड बॉडी का कुछ चार्ज फर्स्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा, देन वी सेपरेट द बॉडीज। हाँ जी, हो गई हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। सो डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं। एंड वी से इन जनरल कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में first of all there are 3 features of this process. When a charged rod is brought in physical contact with a body, then some charge of the rod is transferred to the, let us say, first object. This is called charging by conduction. इस प्रोसेस का पहला स्पेशल फीचर कि इन दिस प्रोसेस द चार्जिंग बॉडी लूजेज सम ऑफ इट्स चार्ज। हाँ जी, क्या चार्जिंग बॉडी ने थोड़ा सा चार्ज लूज किया? यस। दूसरा स्पेशल फीचर कि फाइनली दोनों बॉडीज पे सेम साइन का चार्ज है, पॉजिटिव ही है। एंड सो वी से दैट द चार्जिंग बॉडी and the charged body have similar charges.
हाँ जी, क्या चार्जिंग बाय कंडक्शन क्लियर हो रहा है? ओके। सो ये लाइन सभी एग्जैक्टली एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट की हैं, और कहीं पे थोड़ा भी डाउट हो तो ज़रूर पूछते रहिएगा। सो साथ में आई होप बैक ऑफ द माइंड हमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी याद हैं, है ना। तो इन दिस प्रोसेस ऑल्सो वॉज चार्ज कंजर्व्ड, यस, है ना। इनिशियली एक बॉडी पे चार्ज 0, दूसरी पे 8 यूनिट्स, फाइनली दोनों पे 4 यूनिट्स, दैट इज वाई। हाँ जी, सो फार एनी डाउट्स? ओके, सो आगे चल सकते हैं होपफुली मेथड नंबर 2 पर। उससे पहले हु विल टेल? दृष्टि बताएंगे बेटा, व्हाट वाज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? वेरी गुड। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल, नेगेटिव चार्ज भी नेगेटिव को रिपेल। सो बाय दैट लॉजिक अब सेकंड मेथड पे चलते हैं। कुंजल, हमें भी क्लियर हो गया बेटा फर्स्ट वाला? अच्छा, आप लास्ट ईयर आफ्टरनून बैच में थे, तो इस साल आप स्कूल में नहीं जाएंगे बेटा रेगुलरली? अच्छा, ये आपने अच्छा किया, लास्ट ईयर तक हम जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। सो मूविंग टू मेथड नंबर 2। मेथड का नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक बार बढ़िया से समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। सो आपने एडवांस में डिसाइड किया कि एक बॉडी को चार्ज करना है बाय इंडक्शन, और लेट अस से आप इस बॉडी को प्रोवाइड करना चाहते हैं नेगेटिव चार्ज, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड ले आइए। हाँ जी, सही बात है। अब ये जो मेटालिक स्फीयर है, क्या मेटल्स के पास इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है? यस। और एज सच तो किसी भी मेटल के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स दोनों होते हैं, बट यू नो द मेजर डिफरेंसेस, इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली मोबाइल, उनकी मूवेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली एबल टू मूव। व्हाई? ये भी हम चैप्टर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिराइव करेंगे कि देयर इज़ अ पैरामीटर कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज, और मोबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। नेचुरल सी बात है, जिस पार्टिकल का मास कम है, हल्की बॉडी है, बड़ा इजीली मूव कर पाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट, देयरफॉर दे आर हाईली मोबाइल। सो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को इस मेटल के पास लाए, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगी? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। सो वो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी के राइट फेस पे आ गए। देखिए, राइट फेस पे तो आ गए, लेकिन बॉडी को लीव करके नहीं जा सकते, बिकॉज यू नो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो राइट फेस पे तो आ गए, लेकिन हैं अभी भी इसी बॉडी पर। अब ये बॉडी ओवरऑल न्यूट्रल थी। अगर राइट फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो लेफ्ट फेस पे कैसा चार्ज बचा? पॉजिटिव। हाँ जी, सही बात है। तो देखिए, अभी ये बॉडी चार्ज नहीं हुई है। अभी भी अगर आप इस रॉड को राइट में वापस ले जाएं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रिकम्बाइन हो जाएंगे, बॉडी फिर से न्यूट्रल ही रहेगी, है ना। तो वन ऑफ द थिंग्स वी नोटिस इज कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड आप इसके पास लाए, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसके पास वाले फेस पे तो क्या आ गया? नियरर फेस पे नेगेटिव चार्ज और फार्दर फेस पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इन दोनों चार्जेस में भी एक मेजर डिफरेंस है। हाँ जी, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स पे सोचिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड ने राइट की तरफ कुछ फोर्स अप्लाई कर रखा है। हाँ जी, फोर्स अप्लाई कर रखा है। उस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, एंड आई वुड से इन फैक्ट दैट दे आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, सही बात है। क्या ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं? है ना। जबकि लेफ्ट फेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है
वो बाउंड नहीं है, रादर इट इज अ फ्री चार्ज। हाँ जी, बात क्लियर हो रही है। तो सो फार आपने डिसाइड किया कि एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है। जस्ट अ मिनट, मैं एनिमेशन को भी बैक कर देता हूँ। सो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है, वो भी कैसा चार्ज देना, नेगेटिव। सो आप इसके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड लाए, नियरर फेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस हुआ, नेगेटिव, और फार्दर फेस पे पॉजिटिव। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ बाउंड है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ओके, अब एक काम करने वाले हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है क्लास 10 से कि ये जो 3 पिन वाला प्लग होता है इसमें 3 अलग अलग वायर्स पास करती हैं। यस, कौन सी वायर, अर्थ वायर और हाँ जी लाइव वायर, 10th में पढ़ा है शायद हमने, और न्यूट्रल वायर। हाँ जी, सही बात है ना। तो इस समय तो ये काम की चीज़ नहीं है, बट जस्ट टू डिफ्रेंशिएट इन तीनों वायर्स का कलर भी अलग होता है। सो किसी को कलर भी पता है, अर्थ वायर ग्रीन। अब देखिए ये चीज़ एक बार आपने पढ़ ली आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कितने अच्छे से कोड बन जाता है, ग्रीन अर्थ, है ना। ओके, और दोनों में कंफ्यूजन होती है बच्चों को हमेशा। लाइव वायर किस कलर की है, ब्लैक। वेरी गुड, ये आपने कैसे याद किया बेटा, ओके वैसे ही। ओके, नहीं ये भी होता है, कई बार आप एक चीज़ को बहुत बार रिवाइज करें फिर वो वैसे ही याद हो जाती है ना। वही मिथेन, इथेन, ये चीज़ें तो फिर ऑल ऑफ केमिस्ट्री। सो खैर मैंने ऐसे याद कर रखा है, 2 साल पहले एक बड़ा कॉमन वो स्लोगन चला था ना, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो खैर फिर इसी तरह एक न्यूट्रल वायर भी होती है। लेकिन आपने देखा है जैसे मोबाइल का चार्जर है, जैसे नॉर्मल टेबल फैन का प्लग है, उसमें 3 पिन्स नहीं होती, इट इज़ जस्ट 2 पिन्स। इसका मतलब है जो अर्थ वायर है वो ऑप्शनल चीज़ है, वो कंपलसरी नहीं होती, है ना। तो अर्थ वायर का काम क्या है, मान लीजिए किसी दिन घर पे रेफ्रिजरेटर है और बहुत हाई वोल्टेज का डिवाइस होता है रेफ्रिजरेटर, समहाउ इस पे कुछ एक्सेस चार्ज आ गया, कहीं से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो व्हाट विल हैपन इज कि उस अर्थ वायर के थ्रू वो चार्ज अर्थ में चला जाएगा, है ना। अगर ये अर्थ वायर ना होती तो जैसे ही हम इसे हाथ लगाएंगे तो शॉक लगेगा। सो अर्थ वायर का ये काम है, कोई भी एक्सेस फ्री चार्ज अर्थ तक चला जाएगा। सो अर्थ वायर ऐसा नहीं होता कि ऑप्शनल चीज़ है कि हमने इलेक्ट्रिशियन को कहा कि भैया अर्थ वायर लगा दो, नहीं, उसके लिए एडवांस में बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सो इन अदर वर्ड्स, अगर घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो फिर एडवांस में ही, एज्यूमिंग कि ये घर बन रहा है ना, घर के नाम पे यही डायग्राम याद आता है तो एज्यूमिंग कि किसी को घर कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्कुल डे 1 उसकी एक फाउंडेशन डिग की जाती है, और अगर आपको अर्थिंग करवानी है तो उस फाउंडेशन में बहुत बड़ा एक कॉपर का पीस दबा दिया जाता है, तो फिर सारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग उससे ज्वाइन होती हैं, और अगर आपने अर्थिंग वायर को उस कॉपर वायर से ज्वाइन कर दिया देन ओनली चार्ज विल फ्लो। सो द फैक्ट इज कि इन जनरल अर्थिंग का काम क्या है कि सारा एक्सेस फ्री चार्ज अर्थ में चला जाता है। यहाँ आप न्यूट्रल बॉडी के पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाए थे, नियरर फेस पे नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज फ्री है या बाउंड, बाउंड। फार्दर फेस पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो कैसा है, फ्री। सपोज अब आप इस स्फीयर को अर्थ करते हैं, व्हाट डू यू होप अर्थ करने पर क्या होगा, वेरी गुड, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही फ्री चार्ज है। सो दैट्स अ गुड आंसर।
एंड इन जनरल अगर आप एक बॉडी को अर्थ करते हैं, उसका सिंबल भी है फिजिक्स में, सो इस तरीके से एक वायर, दूसरी कम लेंथ की, तीसरी और कम लेंथ की। हाँ जी, दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। तो अर्थ करने पर क्या होगा, एज यू कैन सी एक एक करके ये फ्री चार्जेस सारे अर्थ में चले गए और अब इस स्फीयर पर बचता है सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो अब आप ये अर्थिंग की वायर कट कर दीजिए, साइमल्टेनियसली वो चार्जिंग रॉड को भी रिमूव कर दीजिए। हाँ जी, क्या ये स्फीयर नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया? इजंट इट? बट अभी एक छोटा सा काम और होगा। हाँ जी, सिमिलर चार्जेस रिपेल। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स पास पास हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, ये रिपेल होके मैक्सिमम डिस्टेंस दूर जाना चाहते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी चार्ज की। हाँ जी, बात क्लियर हो रही है। तो क्या ये बॉडी अब हमने चार्ज कर दी है ना? और कौन से मैकेनिज्म से? चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, कंडक्शन में और इंडक्शन में क्या डिफरेंस था? कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट था, लेकिन इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं है। ओके, कंडक्शन में बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना था तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाए, लेकिन यहाँ बॉडी पे फाइनली नेगेटिव चार्ज है और रॉड थी पॉजिटिवली चार्ज्ड। हाँ जी, ये भी एक मेजर डिफरेंस था। एंड सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन एक बार ये प्रोसेस शुरू से देखते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड लाए, नियरर फेस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसी बॉडी के फार्दर फेस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है? नेगेटिव चार्ज इज बाउंड, पॉजिटिव चार्ज इज फ्री। एज अ रिजल्ट जब आपने इसकी अर्थिंग की, और ये है अर्थिंग का सिंबल, ऑल द फ्री चार्ज फ्लोज टू अर्थ, रिमूव द अर्थिंग वायर, रिमूव द चार्जिंग रॉड। इस बॉडी पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया और वो भी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ जी, टोटली फाइन। सो अब डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं विद डायग्राम। सो व्हाट हैपन्स, ये तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इन केस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो यू कैन सी, जैसी भी रॉड लाए नेगेटिवली चार्ज्ड, तो उसका ऑपोजिट चार्ज तो आ गया नियरर फेस पे और सिमिलर चार्ज आ गया कहाँ? फार्दर फेस पे। जब अर्थिंग की तो वो चला गया ग्राउंड में और इस प्रकार से बॉडी चार्ज्ड हो गई। तो एक बढ़िया सा डायग्राम बना लेते हैं।
ओके, ठीक है जी, मोस्टली डायग्राम ठीक बन रहे हैं। हाँ जी, प्रोबेबली डायग्राम डन। ओके, गुड गुड गुड। तो आप भी डायग्राम्स पे ABC लिख सकते हैं, जस्ट टू कन्वे द मैसेज कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। हाँ जी, डन। ओके, सो चार्जिंग बाय इंडक्शन का डिस्क्रिप्शन एंड अगेन टोटली NCERT लैंग्वेज। सो अगेन 3 simple lines. When a charged rod is brought near an object, it induces opposite charges on the near face. हाँ जी, सही बात है। जबकि farther face, दूर वाले पे क्या आ जाएंगे? Similar charges. So this process is called charging by induction. फिर चार्जिंग बॉडी ने क्या अपना कुछ भी चार्ज लूज किया? नहीं, कंडक्शन में लूज हो रहा था, है ना, तो वहां से कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी हो गया। और थर्डली, फाइनली चार्जिंग बॉडी और चार्ज्ड बॉडी पे डिसिमिलर चार्जेस हैं, ये भी कंडक्शन से विपरीत पॉइंट हो गया। सो यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राइट अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन।
आप लोग अपनी कन्वीनियंस से जैसे भी फ़ैन कम करना है, ज़्यादा करना है, या कभी आपको लगता है डोर ओपन करना है, एज यू फील लाइक। सो आई रिपीट, चार्जिंग बाय कंडक्शन में दोनों बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में थी, इंडक्शन में बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में नहीं थी। कंडक्शन में चार्जिंग बॉडी ने अपना थोड़ा सा चार्ज लूज किया, इंडक्शन में बॉडी ने कुछ भी चार्ज लूज नहीं किया। कंडक्शन में फाइनली दोनों बॉडीज पे सेम साइन का चार्ज था, इंडक्शन में ऑपोजिट साइन का था। एंड प्रोबेबली डन। सो डेफिनेटली ये थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का पॉइंट था। And then going further, so let us say थर्ड मेथड सबसे इजी। थर्ड मेथड की हेडिंग होगी अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो दो बॉडीज को रब कीजिए, है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और दूसरी पर पॉजिटिव। क्या बॉडीज पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा? यस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू, तो चार्ज पहले भी जीरो था और फाइनली भी अब जीरो ही है। इन अदर वर्ड्स, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का सिर्फ एक वन लाइन डिस्क्रिप्शन। सो व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, electrons are transferred from one body to the other.
ओके, सो इन अदर वर्ड्स कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली क्लियर हो रही हैं। एक बॉडी को चार्ज करना है, उसके 3 मेथड्स हैं। हाँ जी, कौन कौन से? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड फाइनली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो अगर इन पे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आता है प्रोबेबली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आई ऑल्सो होप कि हम जो भी चीज़ें हो रही हैं बैच में साथ साथ याद कर रहे हैं। सो मूविंग फर्दर, एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक ही एग्जाम्पल में आपको तीनों मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्लियर हो जाएंगे, साथ में कुछ और भी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड सो consider a situation in which what is happening is कि देखिए, ऑन अ सर्टन डे एक पर्सन ने नहाने के बाद बालों को परफेक्टली ड्राई कर लिया एंड नाउ ही हैज़ अ प्लास्टिक कॉम्ब विद हिम, और ये पर्सन अपने बालों को कॉम्ब से रब करता है। इफ़ आई टेल यू कि ऐसा करने से कॉम्ब भी चार्ज हो गई और हेयर भी, तो विच इज दिस मेथड ऑफ चार्जिंग? नहीं बेटा, इंडक्शन में तो फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं होता। फ्रिक्शन, यस। क्या यहाँ पर 2 बॉडीज आपस में रब कर रही हैं? डेफिनेटली इट वुड बी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हाँ जी, पक्का। तो आई रिपीट, इंडक्शन नहीं है। इंडक्शन में तो क्या होता है कि मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज कॉम्ब है, बालों के पास लाए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला गया, है ना। ये कंडक्शन भी नहीं है। कंडक्शन में क्या होता, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्ब को बस टच किया, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आप पे भी आ गया। तो खैर, नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज, एक पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और फिर इस एज्यूमिंग की कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज है, कॉम्ब के पास उन छोटे छोटे टुकड़ों को ले आए। एंड नेक्स्ट थिंग दैट वी नोटिस इज कि व्हाट विल हैपन, एक मिनट, चलिए एनिमेशन तो बंद कर देते हैं, इजी सी चीज़ है, हम वैसे ही इमेजिन कर लेंगे। हाँ जी, कुछ पेपर के टुकड़े कॉम्ब के पास लाए, कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इनके नियरर फेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और फार्दर फेस का नेगेटिव चार्ज तो अर्थ में चला गया, है ना। अब कॉम्ब पे चार्ज नेगेटिव, कागज पे पॉजिटिव, व्हाट विल हैपन? अट्रैक्ट। इसीलिए बिट्स ऑफ पेपर कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ जी, सही बात है। लेकिन एक काम और होता है, जैसे ही हेयर में कॉम्ब रब की, कॉम्ब के साथ पेपर का टुकड़ा अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट होते ही तुरंत रिपेल हो जाएगा, है ना। ये भी होता है, बट व्हाई? हाँ जी, एनी एक्सप्लेनेशन? आई रिपीट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देयर इज, लेट अस से, अ कॉम्ब and the comb is having negative charge, खूब सारा नेगेटिव चार्ज, और इसने एक बिट ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज था। एक बार तो वो अट्रैक्ट हो गया बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, अट्रैक्ट होके पेपर कॉम्ब से चिपक गया। हाँ जी, कंडक्शन, सही बात है, बिकॉज दे आर नाउ इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। एज्यूमिंग कि कॉम्ब पे चार्ज था -100E, इस पे चार्ज था +E। अब दोनों के सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है? -99E।
सही बात है। कंडक्शन में फाइनली क्या होता है, दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं, क्या फाइनली उन पे सिमिलर चार्ज आ जाएगा, है ना। यानी कि थोड़ी देर में क्या होगा कि खुद कॉम्ब पे तो चार्ज है लेट अस से -98e और उस पेपर पे चार्ज है -e। कंडक्शन के बाद दोनों पे सिमिलर चार्ज आ गया एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल, इसीलिए ये बिट ऑफ पेपर एकदम से कॉम्ब से दूर भागेगा। हाँ जी, बात क्लियर हो रही है। सो बिकॉज इट इज स्लाइटली इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो इसे भी हम इसके लिए एक नई हेडिंग लिख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑल्दो एज ओल्ड स्टूडेंट्स नो, इस क्लास में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं होते, देयर आर गदर पॉइंट्स। सो द फैक्ट इज, अब आप समझ गए होंगे मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है, फेवरेट हीरो कौन है। हालांकि मेरी फिजिक नहीं मिलती सन्नी देओल से। Okay, so important points में number 1, so we say that let a comb is rubbed with dry hair. The comb becomes charged. Due to friction. If bits of paper are brought near the comb, they stick to comb due to, हाँ जी क्या लिखें, ड्यू टू इंडक्शन, है ना। दिस स्टिक टू कॉम्ब ड्यू टू इंडक्शन, क्योंकि उन्होंने नियरर फेस पे ऑपोजिट चार्ज आएगा एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। Soon, the comb and paper acquire similar charges due to conduction, so bits of paper jump away.
Okay, possibly done. हाँ जी, और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो द फैक्ट इज इन जनरल सिमिलर पॉइंट चार्जेस रिपेल वेयर एज ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस विल अट्रैक्ट। सो ये तो हो गया एक जनरल फैक्ट जो पॉइंट चार्जेस के लिए हमेशा ट्रू है। बट द फैक्ट इज कि अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, रादर कोई लार्ज डायमेंशंस की चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज्ड स्फीयर, चार्ज्ड सिलेंडर एटसेट्रा, देन देयर कुड बी सम एक्सेप्शंस। सो कैसे वो लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 में। बिफोर वी आस्क अबाउट पॉइंट नंबर 2, मान लीजिए एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब इन दोनों का ही साइज बहुत स्मॉल है। क्या वर्चुअली ये पॉइंट चार्जेस हैं? इनके बीच में क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा? नहीं होगा, है ना। तो इनफैक्ट दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, दैट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कूलम्ब। इसीलिए इस फोर्स को भी हम कूलम्बियन फोर्स कहते हैं। सो बिटवीन दीज पॉइंट चार्जेस द कूलम्बियन फोर्स इज 0। लेकिन अगर आपने एक न्यूट्रल स्फीयर को मान लीजिए एक पॉइंट से सस्पेंड किया और इसी दीवार से थोड़ा डिस्टेंस दूर एक दूसरे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर को सस्पेंड किया, अब इनके बीच में कूलम्बियन फोर्स 0 नहीं होगा। वाई इज इट सो? क्योंकि ये एक्सटेंडेड बॉडी है, लार्ज साइज का स्फीयर है। चलिए, अब तो सबको पता है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो नियरर फेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव। वेरी गुड। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। सपोज अट्रैक्टिव फोर्स इज F1। फार्दर फेस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और बिल्कुल सही बात है, उस पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव को रिपेल किया। लेट अस से रिपल्सिव फोर्स है F2। हाँ जी, डायग्राम इज क्लियर। सो कूलम्ब ने एक लॉ दिया। कूलम्ब सेड कि सपोज दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 हैं, they are separated by a distance r. Force is proportional to product of charges, inversely proportional to distance square. Masses में भी ऐसा ही होता था, है ना। So with that thing in mind, ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली पॉइंट चार्जेस के लिए है। इनफैक्ट पॉइंट्स के लिए कोई भी फॉर्मूला देना बड़ा इजी है। इवन जो मासेस के लिए न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था वो भी किसके लिए था? पॉइंट मासेस के लिए। लेकिन आप कहते हैं कि अर्थ और मून के बीच में फोर्स निकालना हो, वो भी सेम फॉर्मूला से आ जाएगा। बस क्या कीजिए, अर्थ का सारा मास कंसंट्रेट करके अर्थ के सेंटर पे रख दीजिए, पॉइंट मास बन गया। मून का मास मून के सेंटर पे, और हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। चार्जेस में भी ऐसा ही होगा। सो ये जो नेगेटिव चार्ज इस तरीके से स्प्रेड है ऑन एन एवरेज, यहाँ हम सेंटर ऑफ मास के कॉरस्पॉन्डिंग सोच सकते हैं टर्म सेंटर ऑफ चार्ज। हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड बुकिश टर्म नहीं है, बट ऑन एन एवरेज नेगेटिव चार्ज का सेंटर लगभग यहाँ कहीं आएगा। हाँ जी, सही बात है। और ऑन एन एवरेज पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कुछ यहाँ कहीं आएगा। क्या सही बात है ना? बताइए, अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्टिव फोर्स है F1। उस केस में एवरेज डिस्टेंस R1 ये हो गया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज में जब रिपल्शन आएगी तो एवरेज डिस्टेंस ज़्यादा है। F1 F2 में कौन सा फोर्स ग्रेटर हुआ?
F1 ग्रेटर है, क्योंकि जब डिस्टेंस कम है तो ओवरऑल फोर्स ग्रेटर है। सही बात है। जब F1 ग्रेटर देन F2 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, नेट फोर्स F1 माइनस F2 आ गया। ठीक है जी, ये तो थी थोड़ी सी कैलकुलेशंस, बट इन जनरल द समरी वुड बी चार्ज्ड बॉडी विल अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। सही बात है ना। और मैकेनिज्म क्या है, जो भी चार्ज्ड बॉडी है उस पे जैसा भी चार्ज है, नियरर फेस पे आएगा ऑपोजिट चार्ज, फार्दर फेस पे पॉजिटिव सिमिलर चार्ज। अट्रैक्टिव फोर्स वुड बी ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। सो ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ हो गई थी एंशिएंट ग्रीस के लोगों के लिए, बिकॉज यू नो चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई थी कि एंशिएंट ग्रीस में लोगों को कहीं से इस टाइप का कोई रेजिन, कोई एम्बर का पीस मिला, उन्होंने कॉटन से रब किया। नाउ यू नो बाय चार्जिंग दोनों पे ऑपोजिट चार्जेस आए होंगे और उन्होंने अट्रैक्ट किया। बट दे फाउंड कि एम्बर का पीस चार्ज हो कि रब विद कॉटन, एम्बर चार्ज्ड हो गया, किसी दूसरे न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इजंट इट। इसका मतलब तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई। एम्बर का पॉजिटिवली चार्ज्ड पीस किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है तो देयर आर टू ऑप्शंस, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकती है और वो बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है, इजंट इट। हाँ जी अंशुल, हमें भी क्लियर हो रहा है। सो देयर आर टू केसेस, सो नथिंग कैन बी सेड विद सर्टेनिटी। लेकिन एक बात पक्की है, मान लीजिए दो अलग अलग एम्बर पीसेस हैं, दोनों को दो अलग अलग कॉटन पीसेस से रब किया, दोनों एम्बर पे पॉजिटिव चार्ज आया, दे विल रिपेल ईच अदर। तो अगर दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, अब हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर्टेनिटी के साथ। पहला, बोथ आर चार्ज्ड, और वो भी कैसा चार्ज, सिमिलर, वेरी गुड। जबकि दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो बड़ा एम्बिगुअस सा केस हो गया कि हो सकता है ऑपोजिट चार्जेस हो सकता है एक चार्ज एक न्यूट्रल हो, और दोनों में से कौन चार्ज्ड है ये भी पता नहीं लगेगा, है ना। इसीलिए एक बहुत अच्छे राइटर ने एक बड़ी स्टैंडर्ड लाइन लिखी है, जो हम भी अपने गदर पॉइंट्स में नंबर 2 लिख लेते हैं, डबल कोट्स में। राइटर ने लिखा है कि रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। सो इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस ये हुआ कि इफ टू बॉडीज रिपेल ईच अदर, they are both similarly charged. तो अब कोई सस्पेंस की बात है ही नहीं, रिपेल कर रही हैं, गारंटी है कि दोनों बॉडीज चार्ज्ड हैं और वो भी सिमिलर चार्ज। जबकि यहीं से निकला थर्ड पॉइंट, कि चार्ज्ड बॉडी, रिमेंबर पॉइंट चार्ज की बात नहीं हो रही है, रादर यू नो बॉडी मीन्स समथिंग हैविंग लार्ज डायमेंशंस। सो अ चार्ज्ड बॉडी possibly can attract
अ न्यूट्रल बॉडी। मैकेनिज्म आपको पता ही है, इट वुड बी इंडक्शन, क्योंकि नियरर फेस पे आ जाएगा ऑपोजिट चार्ज। And so possibly done. ओके, फिर और आगे प्रोसीड करें तो एज एक्सपेक्टेड जस्ट 5 मिनट्स पे इस थीम पे थोड़े से क्वेश्चंस भी करेंगे, बट यह है कि चैप्टर ऐसा है हमारा थ्योरेटिकल बेस एक बार स्ट्रांग हो जाए देन वी बिकम मोर कॉन्फिडेंट। सो एज यू नो, चार्ज का कोई कलर तो होता नहीं, इजंट इट? एज्यूमिंग कि ये चार्ज्ड बॉडी सस्पेंडेड है किसी थ्रेड से, समबडी आस्क्स कि बताइए ये न्यूट्रल है या चार्ज्ड, देख के तो नहीं बता सकते। सो चार्ज को डिटेक्ट करने का एक तरीका है, उसके लिए एक डिवाइस आता है और वही डिवाइस हम नंबर 4 लिख लेंगे। सो स्पेशल डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, या यूं कहिए कि उस डिवाइस का पूरा नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, आपने देख ही लिया सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग। ओके, सो द फैक्ट इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप और ये वर्क कैसे करता है। 3 लाइन में इसकी वर्किंग भी देखेंगे, बट लेट अस फर्स्ट हैव अ लुक एट द डायग्राम। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए पहला क्वेश्चन तो कि क्या ये डिवाइस किसी अमीर बंदे ने बनाया था जो उसने गोल्ड लीफ बनाया, है ना? आयरन लीफ क्यों नहीं, स्टील लीफ क्यों नहीं? बिकॉज यू नो गोल्ड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या? यस, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट मैलिएबल मटेरियल। सो आयरन की शीट पे हथौड़ा मारते रहिए, हथौड़ा मारते रहिए, 0.1 mm से कम थिकनेस होगी तो इट विल क्रैक, उससे कम थिकनेस पॉसिबल नहीं है। एल्यूमिनियम से थोड़ी और पतली बन जाएगी, लेकिन सबसे थिन शीट किससे बनेगी? गोल्ड से। इट इज़ हाईली मैलिएबल। सो आपने इसी तरीके की 2 बड़ी थिन लीव्स बनाई गोल्ड से, और इन्हें आपने एक कंडक्टिंग रॉड के एंड पे लेट अस से हैंग कर दिया। अब ये पूरा सिस्टम आपने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल के अंदर हैंग कर दिया। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो ये जो रॉड है टिपिकली इट कुड बी मेड ऑफ कॉपर और एनी गुड कंडक्टर। तो ये डिवाइस काम कैसे करेगा? एज एक्सपेक्टेड आपके पास एक रॉड थी एंड यू वर इन सस्पेंस कि ये चार्ज्ड है या फिर न्यूट्रल। एनसीईआरटी कहती है कि लेट अस जस्ट से कि वो चार्ज्ड, एज्यूमिंग कि रॉड चार्ज्ड है, इसके साथ टच कर देते हैं। अगर रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इस कंडक्टिंग रॉड में से होते हुए दोनों गोल्ड लीव्स पे भी कैसा चार्ज आएगा?
पॉजिटिव। हाँ जी सही बात है। सो रिमेंबर ये दोनों गोल्ड लीव्स इनिशियली वर्टिकल थे लाइक दिस, isn't it? So leaves were vertical। अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएंगे, है ना। यानी कि टॉप पे आपने एक चार्ज्ड रॉड टच की, इफ लीफ गेट्स डाइवर्ज्ड दैट मीन्स रॉड वाज चार्ज्ड, अदरवाइज इट वाज नॉट चार्ज्ड। हाँ जी सही बात है। लेकिन यहाँ से आपको साइन का पता नहीं लगा कि वेदर द रॉड वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज्ड होती तो भी दोनों लीव्स पे नेगेटिव चार्ज आया, सिमिलर चार्जेस रिपेल, लीव्स गेट डाइवर्ज्ड लाइक दिस। हाँ जी सही बात है। इसी तरीके से हाँ जी चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम्ब। इसी तरीके से आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से रॉड पे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पता नहीं लगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग रॉड्स हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोस्कोप्स हैं। पहली रॉड से इस ट्यूब को टच किया और लीव्स गेट डाइवर्ज्ड बाय 30 डिग्री, दूसरे में लीव्स गेट डाइवर्ज्ड बाय 60 डिग्री, यानी दूसरे पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, isn't it? सो इसीलिए NCERT ने जब भी आर्टिकल डिस्क्राइब किया है, दे आर राइटिंग 3 वेरी सिंपल वेरी इजी लाइन्स, जो हम भी लिख लेते हैं और डायग्राम भी बना लेंगे। सो NCERT सेज कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, हेडिंग ही लिख लीजिए ये, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप। सो अ सिंपल apparatus टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इलेक्ट्रोस्कोप। इसकी वर्किंग के बारे में NCERT ने लिखा है कि it consists of a vertical metal rod which is contained in or which is housed in a box with 2 thin gold leaves attached to its bottom end. So when a charged object touches metal knob, charge flows to the leaves and they diverge। इसके बाद आप देखेंगे NCERT का एक चीज़ों को समझाने का एक बड़ा स्पेशल तरीका होता है। कितनी क्लास लाइन लिखी है। NCERT सेज द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोस्कोप्स से दो अलग अलग रॉड्स को टच किया, जिस केस में लीव्स वर्टिकल से ज़्यादा एंगल पे डाइवर्ज हुए उस केस में चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो साइन तो पता नहीं लगेगा, रिलेटिव कंपैरिजन ज़रूर हो जाएगा।
हाँ जी, प्रोबेबली डन। सो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली यही 3 लाइंस लिखी हैं और एक डायग्राम लिखा है, उसके बाद कुछ फालतू का डिस्क्रिप्शन भी दिया है। एनसीईआरटी डजंट नो कि आप लोग 21st सेंचुरी के बच्चे हैं। एनसीईआरटी कहती है देखो अगर आपको बनाना हो सच्ची मुच्ची में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, पता है क्या करो, मार्केट से ये खरीद लाओ, कैंची से ऐसे एंगल पे काट लो। दे डू नॉट नो कि हम सोचते हैं कोई इसका 20 सेकंड का यूट्यूब शॉर्ट बना दे, उससे देख लें और छुट्टी। तो खैर काम की लाइनें ये 3 ही लिखी हैं। देन ऑफ कोर्स अ वेरी सिंपल डायग्राम, ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। कोशिश कीजिए भी क्लास में स्केल वगैरह ले आएं। वैसे तो आप भी डायग्राम से थोड़ा मिनी पिकासो लग रहे हैं, बिना स्केल के ही काफ़ी अच्छी बन गई। ओके, ये बिना स्केल के बना दिया बेटा हमने। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके So once again for your information, because +2 के 3 बैचेस हैं, ये भी इस साल कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ये बैच फिल हो गया था इसलिए 3rd बैच बनाया था, लेकिन 3rd बैच बना दिया इसलिए अब ये बैच खाली हो गया। मेक श्योर आप लोग भी आपस में डिसाइड करके, लाइक अगर थोड़े भी बच्चे होंगे डजेंट मैटर, आई विल कंटिन्यू टू टीच फॉर द होल ईयर, नॉट एन इशू। ऐसा नहीं है कि 7-8 बच्चे हैं तो मैं बैच नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ जी, प्रोबेबली डन। सो चैप्टर की अब तक की समरी। डू वी ऑल नो व्हाट आर द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? ओके, व्हाट आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी? चार्जिंग बाय कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। एंड विच इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो रिमेंबर, डिटेक्ट करेगा बस, साइन नहीं बताएगा, मैग्नीट्यूड भी नहीं बताएगा। इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में देखिए, एनसीईआरटी ने तो यहीं तक डिस्क्रिप्शन दिया है। एनसीईआरटी सेज इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स बाय कंडक्शन। सही बात है, क्योंकि आपने चार्ज रॉड को नॉब पे डायरेक्टली टच किया था। हाउएवर मेथड्स तो और भी पॉसिबल हैं। इट इज एंटायरली पॉसिबल टू से कि टेक एन इलेक्ट्रोस्कोप। ये देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप इंडक्शन से भी काम करता है। थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, ये देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप तो इंडक्शन से भी काम करेगा। एक मिनट भी, थोड़ा स्पीड से चल गया वीडियो ज़रा। हाँ, यहाँ पॉज कर देते हैं, ये रुक ही नहीं रहा।
रुक गया। ओके, सो ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड नियर दिस मेटल हाउस। हाँ जी, नियरर फेस पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव, और फार्दर फेस यानी दोनों गोल्ड लीव्स पे नेगेटिव। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल। क्या अब भी लीव्स डाइवर्ज हुए, है ना? यानी गोल्ड लीफ तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप तो इंडक्शन से भी काम करेगा। इनफैक्ट इस रॉड को यहाँ होल्ड करके रखिए। नाउ यू नो पॉजिटिव चार्ज कैसा है, फ्री या बाउंड? बाउंड, वेरी गुड। फ्री है या नेगेटिव चार्ज? बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर। सो अगर आप एक फर्श पे नंगे पांव खड़े हैं एंड यू जस्ट टच वन फिंगर हेयर, तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया। हाँ जी, सही बात है, पॉजिटिव चार्ज बाउंड है, वो नहीं जाएगा। इनफैक्ट अब आप अपनी फिंगर भी हटा लीजिए और ये रॉड भी, क्या पॉजिटिव चार्ज फिर से लीव्स पे आ जाएगा? Isn't it? फिर से लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दे विल अगेन डाइवर्ज। इस बार आप टच करेंगे, फिर से अर्थिंग हुई, इलेक्ट्रोस्कोप फिर से न्यूट्रल हो गया। सो टिपिकली लैब्स में ऐसा ही किया जाता है, यूएसए वगैरह में। सो इन अदर वर्ड्स, हम अपने गदर पॉइंट्स में लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 4 हो गए ना बेटा अभी, 4। So point number 5, electroscope can also work on the principle of induction. हाँ जी, हाँ बंद कर देते हैं बेटा। अच्छा, आपको इसमें ठंड लग रही है? ओके, पहली बारी से एसी की तारीफ हुई है। वरना बच्चे कहते थे सर ये डम्मी क्यों ही रख रखा है। सो एक और भी काम कर सकते हैं, इसे सिर्फ इसका फेस ऊपर करके फैन मोड पे चला देते हैं। हाँ, सच में ठंड चढ़ रही है आज तो मुझे भी। कैसे डिवाइस है, इस साल में इसकी सर्विस नहीं करवाई तो अच्छा चलने लग गया। हाँ जी, सो फार सो गुड। सो एज एक्सपेक्टेड लास्ट थ्योरी पॉइंट, फिर चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। सो यू नो, अब तक हम ऐसी बातें कर रहे थे कि देयर इज अ न्यूट्रल स्फीयर, इसके साथ कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड टच करेंगे तो रॉड का थोड़ा सा चार्ज इस स्फीयर पर भी आ जाएगा। लेकिन वो तो तभी आएगा ना अगर स्फीयर खुद गुड कंडक्टर है, मेटालिक है। सो अगर ये स्फीयर होता प्लास्टिक का, फिर इस पर चार्ज नहीं आएगा, isn't it, for obvious reasons. And so we say point number 6, that based on electrical conductivity, materials are of 3 types. So A part conductors, पहले कंडक्टर्स का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं।
एंड सो द फैक्ट इज वी हैव जस्ट सीन कि एक मेटालिक स्फीयर है। अगर आपने इस पर कुछ 4-5 इलेक्ट्रॉन्स रखे तो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन कि एज सच तो मेटल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइक आप लोगों ने फॉर एग्जांपल जिंक 29 केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड। हाँ जी, 2 8 फिर से 8, अच्छा 2 8 8 और 11 और बच गए, 2 8 8 11, इज दैट करेक्ट? ओके ओके 2 8 के बाद 18 नहीं आएगा वैसे? अच्छा 8 के बाद 8 ही आएगा, ओके। तो खैर जैसे भी इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं, सो व्हाट विल हैपन इज आउटर मोस्ट शेल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यू नो ये चीज़ तो इंडिविजुअल एटम के लिए है। अगर आपके सामने एक कॉपर की स्लैब है तो उसमें अरबों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो सैंपल में घूम रहे हैं रैंडमली। ऐसा भी नहीं है कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इसी एटम का है, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन इज कि इन जनरल अगर ऐसे में आपने इसे 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए, सो एंटायरली पॉसिबल कि सिमिलर चार्जेस रिपेल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके नेक्स्ट एटम पे आएगा, फिर और नेक्स्ट एटम पर, फिर और नेक्स्ट एटम पर, कुल मिला के एक ग्रेजुअल मूवमेंट होगी और उसके बाद ये सारे चार्जेस इस स्फीयर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। Isn't it? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए क्योंकि इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एटम पे गया, उससे नेक्स्ट एटम पे एंड सो ऑन। दिस ऑल्सो मीन्स कि अगर हम स्फीयर की बात कर रहे हैं तो स्फीयर इज समथिंग 3 डायमेंशनल, है ना। प्रिज्यूमिंग कि स्फीयर है कुछ इस तरीके का, मान लीजिए कॉपर का एक सॉलिड स्फीयर है। अब आपने सपोज r रेडियस का कॉपर स्फीयर कंसिडर किया, यहाँ से r/4 डिस्टेंस पे आपने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया और किसी और डायरेक्शन में r/2 डिस्टेंस पे दूसरा इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब क्या होगा? विल दे रिपेल ईच अदर? डेफिनेटली, है ना। सो रिपेल होकर ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस दूर जाना चाहते हैं। थोड़ी देर में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और दूसरा जस्ट इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट आएगा। यानी कि एक कॉपर स्फीयर चाहे सॉलिड हो या हॉलो, उसे चार्ज दीजिए, चार्ज अपने आप सरफेस पे आएगा और सरफेस पे आके वो हो जाएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर 10 या 12 इलेक्ट्रॉन्स होते, दे वुड बी लाइकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस फैशन। हाँ जी, सही बात है। इसका मतलब है अगर कोई कभी आपसे कहे कि एक कॉपर स्फीयर है और उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। कॉपर के अंदर फ्री चार्ज रह ही नहीं सकता। जो भी चार्ज है अपने आप कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे, है ना। आई रिपीट, देयर कैन नेवर बी एनी फ्री चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल। रादर अगर चार्जेस वॉल्यूम के अंदर हैं, इसका मतलब तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर और उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, डिस्टेंस कम होने से रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, वो रिपल्सिव फोर्स उन्हें मैक्सिमम डिस्टेंस दूर यानी सरफेस पे ले जाएगा। हाँ जी, वेरी मच ऑब्वियस। सो ये तो बात हुई मेटल्स की, लेकिन थिंक ऑफ नॉन मेटल्स। सपोज दिस इज अ स्फीयर मेड ऑफ वुड। वुड इज, एट लीस्ट ड्राई वुड इज इंसुलेटर, बैड कंडक्टर। सो यहाँ आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे, अब ये यहीं रहेंगे।
बिकॉज इंसुलेटर्स डू नॉट हैव एनी फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, सही बात है। सो आई रिपीट, इन इंसुलेटर्स गिव सम चार्ज विल स्टे एट दैट प्लेस ओनली, इट इज अनेबल टू मूव। और अगर आपने एक काम और किया, मान लीजिए वुड है, इसका चूरा चूरा बना लिया, फिर आपने उसमें चार्ज मिक्स कर दिया, जैसे आटे में नमक मिला देते हैं, है ना। उसके बाद आपने उस वुड में चार्ज मिक्स करके उसका लड्डू बना लिया। अब उस लड्डू के पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, isn't it? हाँ जी कुंजल, पॉसिबल है बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक इंसुलेटर है, इसीलिए पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। और अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए r रेडियस का स्फीयर है, कितना वॉल्यूम, 4/3 पाई r³। अगर इतने वॉल्यूम में चार्ज है Q, तो r/2 रेडियस तक का रीजन सोचिए। हाँ जी, r/2 रेडियस तक का रीजन, क्या वॉल्यूम पहले से 1/8 हो गया? अब सिर्फ इतने से वॉल्यूम के अंदर चार्ज कितना होगा, वो भी 1/8। हाँ जी, कितना, Q/8, बिल्कुल ठीक बात है। सो द समरी ऑफ द थिंग्स इज कि कंडक्टर और इंसुलेटर में है मेजर डिफरेंस। कंडक्टर में कहीं भी चार्ज रख दीजिए, अपने आप सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन इंसुलेटर में चार्ज को जहां रखा वहीं पे रहेगा। कैन वी हैव अ केस वेयर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिवाइडेड इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ इंसुलेटर? क्या पॉसिबल है? यस, है ना। ऐसे में हम ऐसे स्फीयर को कहेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। हाँ जी, क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। सो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द वॉल्यूम। और ये बात अंडरस्टूड है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है तो कंडक्टर नहीं है, रादर क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर्स का एक और नाम होता है, इंसुलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डाई इलेक्ट्रिक। हमने केमिस्ट्री में पढ़ी है ये टर्म? ओके, नॉट येट, ओके। सो प्रोबेबली यही चीज़ें लिख लेते हैं, है ना। इससे पहले कि ये चीज़ें लिखें, मुझे एक चीज़ और बताने की टेम्पटेशन हो रही है, जबकि टॉपिक वो अगले चैप्टर का है। सो टेक अ कॉपर स्फीयर, गिव इट, नया डायग्राम बना लेते हैं, कॉपर स्फीयर एंड गिव इट सम चार्ज। तो श्योरली चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो भी कैसे, यूनिफॉर्मली। हाँ जी, सही बात है। हाउएवर, अगर कॉपर की ये 3D ऑब्जेक्ट मान लीजिए स्फीयर नहीं है, सपोज एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है पियर शेप्ड फिगर। पियर क्या होता है, नाशपाती, है ना। सो देयर इज अ पियर शेप्ड फिगर लाइक दिस। अब नाशपाती में एक शार्प कॉर्नर होता है, अगर आप इसे चार्ज देंगे, और ये कॉपर का बना है, गुड कंडक्टर तो है, सारा चार्ज सरफेस पे तो आएगा, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ये रहस्य अगले चैप्टर में पता लगेगा। तो होगा क्या कि यहाँ फ्लैट से रीजन पे चार्ज कम, काफ़ी कम, थोड़ा बहुत, लेकिन शार्प कॉर्नर पे अचानक से चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो सारा चार्ज शार्प कॉर्नर पे क्यों आया, ये भी अगले चैप्टर में देखेंगे, बड़ा सिंपल टर्म्स में, क्योंकि आप लोगों ने अभी एक बड़े अच्छे क्वेश्चन का आंसर किया था कि इफ टू बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, हीट फ्लोज टिल दे आर एट द सेम टेम्परेचर।
इसी तरह आपने इस नाशपाती पेयर शेप्ड कंडक्टर के साथ कोई रॉड टच की, चार्ज फ्लोज टिल बोथ आर एट सेम पोटेंशियल, और अगले चैप्टर में देखेंगे कि इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है। वो तभी पॉसिबल है जब शार्प कॉर्नर्स पे चार्ज की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो। सो इन अदर वर्ड्स, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के माध्यम से अगर आप कॉम्ब को ड्राई हेयर में रब करते हैं, कॉम्ब विल बिकम चार्ज्ड, और मैक्सिमम चार्ज कहाँ होगा? उसके शार्प कॉर्नर्स पे। ओके, सो विद दिस डिस्क्रिप्शन इन माइंड, लेट्स से हमने ए पार्ट लिख लिया था कंडक्टर्स, एंड लेट अस नोट डाउन अबाउट कंडक्टर्स कि these substances allow electricity to pass through them। फिर कंडक्टर्स का दूसरा फीचर कि इनमें तो इन जनरल इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो थर्ड पॉइंट में लिखा है, क्या कंडक्टर के केस में चार्ज वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है? नॉट एट ऑल। सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। आप लोगों को एक टेस्ट सोचा था आज, बट बिकॉज वी हैव 2 न्यू स्टूडेंट्स, लेट्स से टेस्ट नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। सो कभी भी आपकी कोई क्लास मिस हो, यहाँ के लेक्चर सुन लीजिए या फिर लेक्चर आपकी मेल पे आ जाएगा। जो आप गदर पॉइंट नंबर 6 लिख रहे थे, होपफुली उसमें हमने इसे ए पार्ट कर रखा है कंडक्टर्स को, है ना। सो बड़ा जल्दी लिखेंगे पार्ट नंबर बी।
and probably done by now. So B part, let's say regarding insulators. Insulators का ही दूसरा नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक्स लिख लेते हैं. So those substances which offer high resistance to the flow of electricity, they are called dielectrics. इनमें पहला स्पेशल फीचर, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, चार्ज को जहां रख दिया वहीं पे रहेगा. So number 2, if some charge is placed on an insulator, it stays at the same place. So आपने अगर इंसुलेटिंग मटेरियल का एक ग्राउंड करके चूरा बना लिया है, उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली मिक्स कर लिया, देन यू मेक अ स्फीयर. अब पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. So this would be called as a uniformly distributed, या I should say uniformly charged sphere. हाँ जी, टोटली गुड. सो चीज़ें समझ आ रही हैं होपफुली. सो इसी के साथ चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया. और जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि इन द नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए 2-3 चीज़ें बड़ा क्रूशियल होंगी, जो मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा, बट अपने लेवल पे ज़रूर पढ़ाइएगा. लेट अस से पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ. हाँ जी, सबको याद है 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या था, रूट इसके सबको पता है. ओके. सो ये चीज़ें बहुत बढ़िया से अगले लेक्चर में अप्लाई करेंगे along with very basic things of vectors. So
हाँ जी, नोट हो गया है। दृष्टि लिख लिया बेटा? ओके ओके। सो व्हेन आई से वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ वेक्टर्स, बस अपने 11th के नोट्स पढ़ाइए, उनमें सब कुछ कवर हो रखा है। एंड मोरओवर आप लोगों के मॉड्यूल्स अब यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज़ मॉड्यूल नंबर 1 2 3 4, एक तो मुझे बैच के डेज ही याद नहीं हुए। आई थिंक आज के बाद कब है बेटा हमारा बैच? अच्छा कल है, बस फिर तो ठीक है। मॉड्यूल 1 to 4 ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस कवर हो जाएगा इनमें। अभी मैंने मॉड्यूल का नंबर भी नहीं देखा, +2 के शायद 9 से स्टार्ट हैं। सो मॉड्यूल नंबर 9 और 10 आप लोगों को कल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मॉड्यूल में आप एक अच्छी चीज़ देखेंगे कि देखिए थ्योरी तो क्लास में डिस्कस हो ही जाती है, उसके बाद घर जाके थ्योरी पे टाइम वेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं है। बेस्ट चीज़ रहती है कि बहुत मेहनत करके मैक्सिमम एफर्ट मैंने पुट किया है इस चीज़ में कि हमारा स्टडी मटेरियल किसी भी तरह आकाश या लन से पीछे ना रहे। सो एज्यूमिंग कि आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लीजिए एंड यू विल फाइंड कि यही बेसिक चीज़ें जो आपने आज पढ़ी हैं कि देखिए चार्ज्ड बॉडी को न्यूट्रल कंडक्टर के पास रखा, विल इट अट्रैक्ट द कंडक्टर और रिपेल इट? क्या आंसर है? अट्रैक्ट। न्यूट्रल बॉडी हमेशा चार्ज्ड बॉडी से अट्रैक्ट होती है। सो यहाँ पे डिटेल में आंसर भी दे रखा है। देन यू विल फाइंड अ सेकंड इजी क्वेश्चन। चार्ज्ड बॉडी ए ने बी को अट्रैक्ट किया, देन द चार्ज ऑन बी में बी हाँ पॉजिटिवली चार्ज्ड ए है, तो चार्ज ऑन बी में भी नेगेटिव और न्यूट्रल। हाँ जी, B, C सही बात है, चार्ज इज इधर नेगेटिव और 0। फिर आप देखेंगे कि इसी चीज़ से थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन है बिल्कुल इजी आपकी रेंज में। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और नंबर ऑफ बॉडीज बढ़ा दी कि 5 बॉल्स हैं A, B, C, D, E। अब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत प्राचीन काल का, बहुत ही प्राचीन काल। सो इसीलिए अब इसे सॉल्व्ड एग्जाम्पल बना दिया। तो A ने C को रिपेल किया, A ने B को अट्रैक्ट किया। पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप एक बार सॉल्व करके देखेंगे, या तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप डाउट पूछ लीजिएगा, है ना। सो इन अदर वर्ड्स, कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द क्लासेस, जब भी कोई टॉपिक फिनिश हो पहले उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लीजिए। आप सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर अनसॉल्व्ड में तो बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। माई फिलॉसफी ऑफ टीचिंग इज़ कि क्लास में इतना कुछ अच्छे से हो जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के बच्चे को लगे कि इतना ईजी, ये तो हम वैसे ही हंसते खेलते ही कर लेंगे। सो एंट्रेंस के लेवल से थोड़ा सा 10-15-20% ऊपर की तैयारी रहेगी। और इन क्वेश्चंस के ऑफ कोर्स डिटेल में सॉल्यूशन भी हैं, है ना। ये सब चीज़ें क्लास में कवर हो जाएंगी। सो घर जाके थ्योरी पे दोबारा उतना टाइम ना लगाइए। और ये सब बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी हैं ज़्यादातर। सो आपको एक लिखने का एक हिंट भी मिल जाएगा कि क्वेश्चन इज लाइक दिस, डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड कंडक्शन 3 मार्क्स में है तो 3 पॉइंट्स। अगर कभी इससे ज़्यादा में आ जाए वर्स्ट केस में, यानी एग्जामिनर ऑल्सो नीड्स अ डायग्राम। सो बस कल से हम इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स वगैरह को भी टाइम दे देंगे, और स्टार्टिंग टुमारो हर क्लास के बाद फिर एक फिक्स्ड होमवर्क रहेगा कि आज के बेस पर ये 15 से 20 क्वेश्चन कर लाइए। 15-20 क्वेश्चन कम नहीं होते इफ़ वी आर रेगुलर अबाउट इट, है ना। सो इस चैप्टर में, ये चैप्टर बड़ा लेंदी है, एक दिन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। बस रोज़ का काम रोज़ करते रहिए। और बस यहीं पे आज का काम समाप्त होता है।
ठीक है जी। तो एक बार तीनों बैचेज़ का टाइम देख लीजिएगा, क्योंकि बाकी 2 बैचेज़ तो डेफिनेटली सबको सूट कर रहे हैं। आफ्टरनून बैच किसी को सूट कर रहा है, किसी की मजबूरी है, क्योंकि स्कूल वाले बच्चों के लिए वही है। मॉर्निंग वाला भी सबको सूट कर रहा है। सो आई जस्ट वांट कंफर्मेशन कि आप लोग अगर हैं तो डेफिनेटली दिस बैच विल गो ऑन। ठीक है जी, फ्री हैं हम लोग। थैंक यू। कोई भी डाउट पूछना हो तो मैं कैबिन में ही हूँ, वहीं पूछ लीजिए।